Very good morning, dear students. Myself संजय मकवाना. जैसा आपको पता है कि अपने दोनों सब्जेक्ट्स का MA 309 और MA 308 दोनों की स्टडी चालू कर दी है. करीब करीब एक चैप्टर दोनों में हो भी गया है. तो आज अपन वापस से 309 डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी और अपन शुरू से चीज़ों को समझना और पढ़ना चालू करते हैं. तो उसी क्रम में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है MA 309 का कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का, वो है इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले है आपका दे रखा है वो है मशीन डिज़ाइन क्या होती है और जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन क्या होती है. तो आज अपन इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर इन दो टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मशीन डिज़ाइन की. मशीन डिज़ाइन क्या होती है? व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन? द सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस. इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन है वो क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन, नई मशीन क्रिएट करने का और जो नई मशीन है उसको बनाने का. क्रिएट करना मतलब बनाने का. एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, और जो बन चुकी है, एग्जिस्ट करती है, पहले से है, उसको इम्प्रूव करने का. उसके अंदर कुछ अपन और मॉडिफिकेशन कर सकें, कुछ उसमें अपन और नया लगा सकें, कुछ उसमें चेंजेस कर सकें, तो उसको अपन डिज़ाइन की कैटेगरी में अपन रखते हैं. तो इसकी जो सिंपल परिभाषा है, डेफिनेशन है, अगर उसको अपन एक लाइन में लिखें, समझें, तो उसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. द सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस. ठीक है. और अगर इसके आगे अगर और थोड़ा सा इसको अपन एलोबरेट करें, बढ़ाएं, तो अ न्यू एंड बेटर मशीन इज़ वन which is more economical in overall cost of production and operation. अगर अपन देखें कि न्यू और बेटर मशीन क्या, तो न्यू और बेटर मशीन वो जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल हो पहले वाली से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका ज़्यादा हो, जैसे पहले वाली का प्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो, और अपन जो मॉडिफिकेशन करके बना रहे हैं या नई बना रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, ऑपरेशन ज़्यादा कर सकें उसमें. राइट. द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन इज़ अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग वन. डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग होता है. टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके लिए हमें हर सब्जेक्ट की वास्ट नॉलेज होनी चाहिए. हर सब्जेक्ट की हमें वास्ट मतलब बड़ी ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, जब भी हम किसी कंपोनेंट का या किसी मशीनरी का डिज़ाइन अपन कर सकते हैं. क्योंकि डिज़ाइन में ऐसा नहीं है कि हमें एक चीज़ आ गई और हमने डिज़ाइन कर दिया. डिज़ाइन के अंदर मतलब ये हो गया कि वी हैव टू नो द ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच इंक्लूड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वर्कशॉप प्रोसेस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड मैनी मोर, मटेरियल साइंस. हर सब्जेक्ट की हमारे को ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए जब हम किसी कंपोनेंट का या किसी मशीनरी का डिज़ाइन कर सकते हैं. भले वो डिज़ाइन मशीन के रेस्पेक्ट में हो तो हम मशीन डिज़ाइन बोलते हैं, सिविल के रेस्पेक्ट में होगा तो ब्रिज का है, बिल्डिंग का है, डैम का है, वो डिज़ाइन करते हैं. इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में बोलें तो हमारी DC मशीन है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, इनका डिज़ाइन हो सकता है. तो इसी तरह हम, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन देखें तो PCB डिज़ाइन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है उसका डिज़ाइन है, या कोई और हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका डिज़ाइन है. तो कहने का मतलब है कि डिज़ाइन अपन किसी भी फील्ड में करें, हमारे को वास्ट नॉलेज उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तभी हमारे को हम डिज़ाइन को बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं. तो वी हैव टू नो द ईच एंड एवरी vast knowledge of, broad knowledge of every subject. Then only we can design a perfect
कंपोनेंट, राइट। इसके आगे अगर अपन देखें तो ये अपनी डिज़ाइन की परिभाषा है। मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन क्या होता है। अगर अपन थोड़ा सा और आगे जाएं तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। इसको अगर अपन देखें तो डिज़ाइन मुख्य तौर पे बहुत ज़्यादा तरीके की होती है, जिसमें 3 मेन है। पहली है अडेप्टिव डिज़ाइन, दूसरी है डेवलपमेंट डिज़ाइन और तीसरी है न्यू डिज़ाइन। अडॉप्टेड डिज़ाइन वो डिज़ाइन होती है जिसमें अपन कोई चीज़ वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं जैसी वो पहले पूर्व में बनी हुई है। अगर वो पहले पूर्व में बनी हुई है, पहले से विद्यमान है, वैसा का वैसा अगर अपन बना देते हैं उसको देख के, उसके डिज़ाइन को देख के, तो वो अडॉप्टिव डिज़ाइन कहलाती है, जिसमें किसी तरह की स्किल की, ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है और थोड़ी सी ऑर्डिनरी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जो डिज़ाइनर इंजीनियर है उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। सेकंड वाला जो है वो है डेवलपमेंट डिज़ाइन। डेवलपमेंट डिज़ाइन जो है उसके अंदर हमारा कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन एबिलिटी होना ज़रूरी है और अडॉप्टिंग द न्यू मटेरियल एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम अलग मेथड से बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड अलग लेते हैं और अलग ही उसका मटेरियल होगा। जैसे मान लीजिए पहले कोई चीज़ डिज़ाइन करी हुई है तो वो मान लीजिए मेटल की है और अब हम उसको फाइबर की बनाने जा रहे हैं, वुडन की बनाने जा रहे हैं या शीट की बनाने जा रहे हैं या किसी और मटेरियल की बनाने जा रहे हैं, तो मटेरियल चेंज होगा और मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी उसका बदल दिया जाएगा। ऐसा अगर अपन डिज़ाइन करते हैं तो वो डिज़ाइन कहता है डेवलपमेंट डिज़ाइन, ठीक है। और तीसरा वाला जो है न्यू डिज़ाइन, ये सबसे बेहतरीन और सबसे अलग है। इसके अंदर क्या होता है, न्यू डिज़ाइन में द टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च। इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, टेक्निकल एबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है और क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। नया जो पहले से विद्यमान नहीं हो, वो चीज़ जो आप बनाने जा रहे हैं वो पहले से नहीं हो, वो आप कल्पना कीजिए तो उसमें कितनी मेहनत लगेगी, उसका पूरा आपको खाका तैयार करना पड़ेगा। तो वो न्यू डिज़ाइन की कैटेगरी में आती है। ओनली दोज डिज़ाइनर हु हैव पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ सफिशिएंट हाई ऑर्डर कैन टेक द वर्क ऑफ न्यू डिज़ाइन। और न्यू डिज़ाइन वही बना सकता है जिसके पास वास्ट नॉलेज हो हर सब्जेक्ट की और क्रिएटिव थिंकिंग हो, वो इंजीनियर जो है न्यू डिज़ाइन बना सकता है। अब इसके अंदर भी कई कैटेगरी है, जैसे रोटेशनल डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन की कैटेगरी है। रोटेशनल डिज़ाइन है, एम्पेरिकल डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ऑप्टिमम डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन है, एलिमेंट डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आर देयर। इनकी अलग अलग उपयोगिता है अलग अलग फील्ड के अंदर। जैसे रोटेशनल डिज़ाइन है, उसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो वो मैथमेटिक्स के फार्मूला पे बेस्ड है। एम्पेरिकल डिज़ाइन जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला पे बेस्ड है, उसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो इंडस्ट्री के कंपोनेंट के लिए है, तो उसमें प्रोडक्शन के लिए हमारे को नॉलेज की आवश्यकता है। ऑप्टिमम डिज़ाइन वो है द बेस्ट डिज़ाइन गिवन ऑप्टिमम फंक्शन, जो ऑप्टिमम फंक्शन करे और अचीव करे, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर दे, वो हमारी ऑप्टिमम डिज़ाइन हो गई। सिस्टम डिज़ाइन है, इन दिस डिज़ाइन एनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम लाइक मोटर कार, वो सिस्टम डिज़ाइन जिसमें एक दूसरे पे सिस्टम्स डिपेंड होते हैं, वो सिस्टम डिज़ाइन कहलाती है। फिर इसी तरह एलिमेंट डिज़ाइन है और इसी तरह कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप सभी अवगत हैं उससे, जिसके अंदर अपन पहले पूर्व में उस चीज़ को कंप्यूटर से अपन बना के देख लेते हैं, जिसकी साइज़ क्या होगी, उसमें लोड कितना आएगा, तो उसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो कई प्रकार की है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिज़ाइन है मशीन डिज़ाइन, वो क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। नई और बेटर मशीन को क्रिएट करना और पहले वाली को इम्प्रूव करना
फॉर द इकोनॉमिकल, फॉर द लार्ज मास स्केल प्रोडक्शन, फॉर द मिनिमम चार्जेस, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा उसका आधार रहेगा जो कि हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका। तो ये हमारा ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि डिज़ाइन क्या होती है और कितने प्रकार के उसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें अपन देखेंगे जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन, कि मशीन डिज़ाइन करते हुए कौन कौन सी जो जनरल कंसिडरेशन है जो हमको ध्यान रखनी होती है वो कौन कौन सी है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो ये मेरे को उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा कि मशीन डिज़ाइन क्या होती है और मशीन डिज़ाइन किस तरीके से काम करती है। चलो जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन अपन इसी में कवर कर लेते हैं। तो जनरल कंसिडरेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको। तो पहला है द टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेस कॉज्ड बाय द लोड, कि किस तरह का लोड उस कंपोनेंट पे आएगा जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, उस पर किस तरह का लोड आएगा और उस पर किस तरह की उस लोड की वजह से स्ट्रेसेस आएंगी, राइट। ये हमारा पहला कंसिडरेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमने बिना सोचे बना दिया कि किस तरह का लोड आ रहा है, किस तरह की स्ट्रेसेस आ रही है, तो हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरा, मोशन ऑफ द पार्ट ऑफ और काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन, कि उस कंपोनेंट का कैसा मोशन है और कैसे उसकी काइनेमेटिक्स है, राइट। तो किस तरह का उसका मोशन है और कैसे, कहने का मतलब है वो किस तरह का मोशन कर रही है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्व में मोशन है, या सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। तो जिससे हम ये देख सकें कि उसका जो ऑपरेशन है उसमें कौन कौन से मोशिव पार्ट अपन लगा रहे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। तो मोशन ऑफ द पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मोशन उसमें इन्वॉल्व है। फिर तीसरा है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का चूज़ करना कि कौन से मटेरियल का इस कंपोनेंट को बनाया जाए, वेदर इट इज़ ऑफ स्टील, वेदर इट ऑफ प्लास्टिक, वेदर इट इज़ ऑफ वुडन, वेदर इज ऑफ फाइबर, वेदर इट इज़ ऑफ सम और अनदर मटेरियल, किस चीज़ का बनाया जाए जो ये परफेक्टली वहाँ सुटेबली काम कर सके और 100% इससे अपन को आउटपुट मिल जाए और ब्रेकडाउन भी ना हो। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको चूज़ करें, राइट। फिर नेक्स्ट आगे है हमारा फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट, कि उसका पार्ट जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसका साइज़ कितना हो। साइज़ ऑल्सो मैटर, कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हमारे को बड़ी स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, उस पर स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगी, है ना। और द डिज़ाइन द एनी मशीन पार्ट ऑफ द साइज इंक्रीजेज द नो द फोर्सेज उस पर बढ़ जाएंगे, तो हमारे को साइज़ का भी ध्यान रखना है। फिर है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, कि अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने से फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन कैसे किया जाए, लुब्रिकेशन कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ लुब्रिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को डिज़ाइन के अंदर हमारे को पॉसिबिलिटी रखनी है। फिर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर, उसमें सारे इकोनॉमिकल फीचर्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। स्टार्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टॉपिंग है, राइट। और इनका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट, जो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसमें अगर कोई पार्ट लग रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि जब कभी भी मशीनरी में गड़बड़ आ जाए तो इट कैन बी अवेलेबल और रिप्लेस ईजीली, उसका साइज़ जो है वो ईजीली मिल जाए, ईजीली वो रिप्लेस हो जाए। तो ऐसा हमारा डिज़ाइन होना चाहिए, राइट। फिर है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, कि सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन के इसमें कंपोनेंट सारे होने चाहिए। जैसे हाई स्पीड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए, और कोई मूविंग पार्ट है उसको तो एक्सीडेंट हैज़ार्ड से उसको बचाने के लिए। तो इस तरह की इसमें सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन होने ज़रूरी है। वर्कशॉप फैसिलिटी नेक्स्ट, छोटी मोटी जो गड़बड़ आ जाए तो हमारी वर्कशॉप के अंदर जो फैसिलिटी होती है उससे वो छोटी मोटी प्रॉब्लम दुरुस्त की जा सके, ये हमारा उसका डिज़ाइन का कंसिडरेशन है।
फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ मशीन्स टू कितनी मशीन हमारे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, नंबर ऑफ़ मशीन इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको भी हमारे को ध्यान में रखना है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ मशीनें बना रहे हैं तो उसको सस्ती बनाएं, राइट। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कम होनी चाहिए, जिससे कि अगर मार्केट में कंपटीशन है तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो पिटे ना, वो एस्टेब्लिश रहे, खड़ा रहे और उनसे क्या कह सकते हैं कि उसके कंपटीशन में रहे। फिर असेंबलिंग, असेंबलिंग का मतलब होता है कि जो सारे पार्ट्स हैं वो अपन असेंबल कर सकें। एवरी मशीन और स्ट्रक्चर मस्ट बी असेंबल्ड एज ए यूनिट before it will be assembled, right. Large unit must often be assembled in the shop, tested and taken to the transport to their place of service. The final location of the machine is important and it is design engineer must participate with the exact location and local facility of the erection, कि वहाँ पर असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग की सुविधा होनी चाहिए जहाँ पर अपन उसको असेंबल करके ले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेन पॉइंट्स थे कंसिडरेशन के जो हम डिज़ाइन करते वक्त हमारे को ध्यान में रखने चाहिए, जिससे किसी आने वाली असुविधा का हमारे को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और इसके आगे अब आप नेक्स्ट उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।